औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है CSS 2025 के पाक अफेयर का क्वेश्चन नंबर 3, सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। तो इस सवाल में एग्जामिनर ने इसके काज़िज़, कंसिक्वेंसेस और रोल्स ऑफ इंटरनेशनल और रीजनल प्लेयर्स का रोल्स पूछा था। तो इस क्वेश्चन को हम इंशाल्लाह सॉल्व करने का FPSC की डिमांड के मुताबिक इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो फैक्ट है वो नोट कर लें आप। 16 फैक्ट नोट कर लें। जब इंट्रोडक्शन लिखना शुरू करेंगे आप तो आपने ये फिक्रा लिख देना है आपने स्टार्ट में। 16 दिसंबर 1971 की रात पाकिस्तान ने एक दिन में अपनी 56% आबादी, 56% पॉपुलेशन और 16% रकबा खो दिया, 16% ऑफ एरिया ऑफ लैंड खो दिया। तो इस FPSC की डिमांड्स के मुताबिक हम इस सवाल को आउटलाइन समझ लें या कंटेंट ऑफ वीडियो समझ लें तो ये होगी। सबसे पहले हम उसने पूछा था काजेज ऑफ द सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। तो पहले हम देखेंगे पॉलिटिकल काजेज क्या थी, उसके बाद हम देखेंगे सोशल एंड इकोनॉमिक काजेज, क्योंकि उसने तीन टॉपिक्स पे सवाल किया था। काजेज, कंसिक्वेंसेज और रोल्स ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर एंड रीजनल प्लेयर्स। तो हम पहले, क्योंकि हम 3 हिस्सों में डिवाइड करें तो 7 नंबर का एक बनती है, तो इसलिए पहले पॉलिटिकल काजेज, फिर इकोनॉमिक एंड सोशल काजेज करेंगे। उसके बाद रोल्स ऑफ रीजनल एंड ग्लोबल प्लेयर्स देखेंगे कि रीजनल प्लेयर्स और ग्लोबल प्लेयर्स ने कौन कौन सा रोल अदा किया। एंड पे उसके बाद क्या कंसिक्वेंसेस आए, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री कंसिक्वेंसेस क्या थे। उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल कंसिक्वेंसेस क्या थे सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान के। उसके बाद देखेंगे कि सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान से पाकिस्तान ने क्या सीखा। ये मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड किया है, तो ये इस द नेक्स्ट ईयर कहीं भी कभी भी पूछ सकता है, तो आपको ये दिमाग में होना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे रैपिड फायर MCQs, यानी क्विज करेंगे या आपकी क्विक रिवीजन करवाएंगे ताकि आपको ने जो पढ़ा है वो इजीली आपको याद रह सके। तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल द लर्नर्स ग्रुप को सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो के साथ शेयर करें जो दोस्त CSS या PMS की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको पता चले कि FPSC की डिमांड्स क्या होती हैं और सवाल को किस तरह अटैम्प्ट करना है। और हमें कमेंट करें कि हम और कौन से नेक्स्ट क्वेश्चन पे सब आपको मुश्किल पेश आ रही है CSS या PMS का पेपर अटैम्प्ट करने में, तो हम उसका सॉल्यूशन आपको दें। तो चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। सबसे पहला इंट्रोडक्शन है, पाकिस्तान क्रिएटेड 1947 विद 2 विंग्स। पाकिस्तान 1947 में एक मुनफरिद जियोग्राफिकली स्ट्रक्चर के साथ वजूद में आया। जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर के साथ यानी स्पेशल था, क्योंकि एक वो इंडिया दरमियान में था, तो जिसके दो हिस्से थे, मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान। ये रियासत एक नज़रिए के तहत बनी थी। नंबर 2 उसका होगा 1600 किलोमीटर्स ऑफ इंडियन टेरिटरी सेपरेटेड हिम। मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान तकरीबन 1600 किलोमीटर तवील भारतीय इलाका हायल था। ये फासला न सिर्फ ज़मीनी राब्ते को मुश्किल बनाता था बल्कि सियासी और मुशरती हम आहंगी यानी इंटीग्रेशन के लिए भी बड़ी रुकावट था। नंबर 3 था लिंग्विस्टिक एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़। लिंग्विस्टिक और सोशल फ़र्क वक्त के साथ गहरा होता गया। बंगाली अवाम को एहसास था कि उनकी ज़बान, सकाफ़त और मैशत को मुनासिब नुमाइंदगी और मौक़े नहीं मिल रहे, जो सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान की वजूहात बने। नंबर 4 था पॉलिटिकल मिसट्रस्ट डिपेंड आफ्टर 1950s पॉलिसीज़। 1950 की दहाई की पॉलिसियों ने इस बदएतमादी को मज़ीद गहरा किया। फेडरल गवर्नमेंट ने इक़दामात मशरकी हिस्से के लिए इम्तियाजी महसूस हुए।
फेडरल गवर्नमेंट के इक़दामात मशरक़ी हिस्से के लिए यानी डिस्टिंग्विश इम्तियाजी महसूस हुए, जिससे सियासी तनाव शिद्दत इख्तियार कर गया। उसके बाद 1971 वार वाज सील्ड फाइनल जियोग्राफिक स्प्लिट। आखिरकार 1971 की जंग ने इस जियोग्राफिक स्प्लिट को नाकाबिले वापसी बना दिया। जो गैप था उसको नाकाबिले वापसी, जो गैप क्रिएट हो चुका था वो नाकाबिले वापसी बना दिया। भारत की मदाखलत और दाखिली इंतशार के नतीजे में पाकिस्तान दो हिस्सों में बट गया और मशरकी पाकिस्तान आज़ाद होकर बांग्लादेश बन गया। क्या बन गया कि ये दो विंग्स में क्रिएट हुआ, इतना फासला था, फिर क्या क्या वजूहात बनी, वो था आपका इंट्रोडक्शन हो गया। तो ये कोटेशन नोट कर लें आप, जो दी है हेनरी किसिंजर, जो अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर भी समझ लें, स्टेट मिनिस्टर भी समझ लें। उन्होंने कहा द ट्रेजिडी ऑफ ईस्ट पाकिस्तान वाज रूटेड इन पॉलिटिकल एक्सक्लूजन यानी अलहदगी एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी विदाउट अकोमोडेशन ऑफ बंगाली एस्पायरेशंस। दिस इंटीग्रेशन वाज इनविटेबल यानी वो बहुत ज़रूरी था। अगर वो इनको ना अकोमोडेट ना किया जाता तो ये ज़रूरी थी। ये किसने कहा है? हेनरी किसिंजर ने कहा। ये आप कोटेशन नोट कर लें। ये जब आप इंट्रोडक्शन को मैंने पहले दिया कि पाकिस्तान ने 16 दिसंबर को क्या किया कि 56% आबादी और 16% हिस्सा खोया, वो लिखेंगे टॉप पे, फिर इंट्रोडक्शन आएगा, उसके बाद आप ये कोटेशन डाल देंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल, आप सीधा पॉइंट पे आएंगे कि सवाल अटेम्प्ट करते हैं कि पॉलिटिकल काजेज क्या बनी पाकिस्तान की सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। सबसे पहली जो वजह थी वो थी डिनायल ऑफ मेजॉरिटी रोल ऑफ अवामी लीग। 1970 के जनरल इलेक्शंस में अवामी लीग ने कौमी असम्बली की 162 में से 166 में से 165 नशस्तें जीतकर वाज़ेह अक्सरियत हासिल की। 1970 के आम इंतखाबात में अवामी लीग ने कौमी असम्बली की 176 में से 172 नशस्तें जीतकर वाज़ेह अक्सरियत हासिल की, मगर ताकत के मराकज़ ख़ास तौर पर फौजी इस्टेब्लिशमेंट और मगरबी पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने इक़्तिदार मुंतकिल ना किया। तो ये थी जो मेन वजह। वोटर टर्न आउट इन 1970 इलेक्शन वाज ए रिकॉर्ड 63.3%। इफेक्ट नोट कर लें कि 1970 के इलेक्शन में जो वोटर टर्न आउट था वो था 63.3%। नंबर 2 जो पॉलिटिकल काज थी वो थी वीक फेडरल स्ट्रक्चर एंड मिलिट्री डोमिनेंस। पाकिस्तान के फेडरल स्ट्रक्चर इब्तदा ही से कमज़ोर और अस्करी यानी मिलिट्री डोमिनेंस के ज़ेर असर रहा। पाकिस्तान का फेडरल स्ट्रक्चर इब्तदा ही से कमज़ोर और मिलिट्री डोमिनेंस के ज़ेर असर रहा। सिविल इदारे मजबूत ना हो सके, जिससे सूबाई खुदमुख्तियारी महदूद रही। मशरकी पाकिस्तान को एहसास था कि पुलिसी साजी में फ़ौजी क़यादत की मर्जी सब पर हावी है, जिसने अलहदगी के रुझान को बढ़ाया। तो इसके बारे में कोड नोट कर लें जब आपकी मिलिट्री डोमिनेंस हो। तो ये है सैमुअल पी हिंगिंगटन, ये अमेरिकन है, एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, सैमुअल पी हिंगिंगटन। मिलिट्री प्रीडोमिनेंस अंडरमाइंस डेमोक्रेसी। मिलिट्री प्रीडोमिनेंस अंडरमाइंस डेमोक्रेसी, ये किसने कहा है? ये है सैमुअल पी हिंगिंगटन। नंबर 3 जो पॉलिटिकल काज ऑफ सेपरेशन ऑफ पाकिस्तान था वो था फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेंसस पोस्ट 1965। 1965 की जंग के बाद आईनी इत्तफाक राय कायम ना हो सकी। 1965 की जंग के बाद आईनी इत्तकाफ राय कायम ना हो सकी। अयूब खां के जवाल के बाद भी कोई ऐसा फ्रेमवर्क नहीं बन पाया जो दोनों हिस्सों को जोड़ता, जिससे सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान हुआ। तो इसका फैक्ट नोट कर लें, पाकिस्तान ऑपरेटेड अंडर नो कंसेंसस कॉन्स्टिट्यूशन बिटवीन 1958 to 1953।
पाकिस्तान ऑपरेटेड अंडर नो कंसेंसस कॉन्स्टिट्यूशन बिटवीन 1958 टू 1973। नंबर 4 जो था वो पॉलिटिकल काज थी, वो थी सप्रेशन ऑफ बंगालीज कल्चर लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी। सप्रेशन ऑफ बंगाली कल्चर एंड लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी। उर्दू को वाहिद कौमी ज़बान करार देने के फैसले ने बंगाली अवाम में शदीद रद्द अमल पैदा किया। 1952 की लसानी तहरीक में तलबा की शहादत ने अलहदगी के जज्बात को तक़वियत दी। 1962 के लसानी यानी लिंग्विस्टिक मूवमेंट में तलबा की शहादत ने अलहदगी के जज्बात को तक़वियत दी। तो ये थे पॉलिटिकल काजेज़। तो अभी देखते हैं इकनॉमिक एंड सोशल काजेज़ ऑफ सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। नंबर पहला था वो है वेस्ट पाकिस्तान डोमिनेटेड रिसोर्सेज एलोकेशंस। क़याम पाकिस्तान के बाद माशी मनसूबाबंदी और तरक्याती बजट में मगरबी पाकिस्तान को फोकियत दी गई। मशरक़ी पाकिस्तान ज़रई पैदावार और बरामदात में आगे था, मगर सरमायाकारी व सनतों का रुख मगरब की जानिब रहा। क़याम पाकिस्तान के बाद माशी मनसूबाबंदी और तरक्की डेवलपमेंट बजट में वेस्ट पाकिस्तान को फ़कीयत दी गई। ईस्ट पाकिस्तान ज़रई पैदावार और बरामदात में आगे था, मगर सरमायाकारी और सनतों का रुख मगरबी जानिब रहा। तो इसका जो फैक्ट है वो नोट कर लें। इन 1960s वेस्ट पाकिस्तान रिसीव्ड अराउंड 70% ऑफ डेवलपमेंट फंड्स। In 1960s, West Pakistan received around 70% of development funds. नंबर 2 जो काज थी वो थी ट्रेड पॉलिसीज हर्ट ईस्ट जूट इकोनॉमी। ट्रेड पॉलिसीज हर्ट ईस्ट जूट इकोनॉमी। जूट जो मशरक़ी पाकिस्तान की बरामदी रीढ़ की हड्डी थी, तजारती पॉलिसियों का शिकार हुई। जूट जो एक फसल है जो मशरक़ी पाकिस्तान की बरामदी रीढ़ की हड्डी थी, तजारती पॉलिसियों का शिकार हुई। फेडरल गवर्नमेंट ने बरामदी यानी जो एक्सपोर्ट मुनाफा कम करके ज़र मुबादला मगरबी पाकिस्तान की सनतों पर खर्च किया। फेडरल गवर्नमेंट ने जो एक्सपोर्ट मुनाफा कम करके ज़र फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान की सनतों पर खर्च किया। तो इसके बारे में फैक्ट नोट कर लें जूट के बारे में कि जूट फार्म्ड बनाती थी 75% ऑफ पाकिस्तान एक्सपोर्ट अर्निंग बाय द लेट 1960s। जूट फार्म्ड 75% ऑफ पाकिस्तान एक्सपोर्ट अर्निंग बाय लेट 1960s। उसके बाद नंबर 3 है डिजास्टर रिलीफ फेलियर। 1970 के बोला साइक्लोन में लाखों जानें ज़ाया हुई, मगर वफाकी गवर्नमेंट की ताख़ीर और नाक़िस इमदाद ने अवाम में सख्त गुस्सा पैदा किया। 1970 के बोला साइक्लोन में लाखों जानें ज़ाया हुई, मगर वफाकी गवर्नमेंट की ताख़ीर और नाक़िस इमदाद ने अवाम में सख्त गुस्सा पैदा किया। इसका फैक्ट नोट कर लें। बोला साइक्लोन किल्ड एन एस्टिमेटेड 3 लाख टू 5 लाख पीपल। बोला साइक्लोन किल्ड एन एस्टिमेटेड 3 लाख टू 5 लाख पीपल। नंबर 4 सोशल काज थी, इकोनॉमिक काज थी, वो थी परसीव्ड सेकंड क्लास स्टेटस फॉर द बंगालीज। परसीव्ड सेकंड क्लास स्टेटस फॉर द बंगालीज। बंगाली अवाम को सरकारी मुलाजमत, फौज और फोसल लेजिस्लेशन में बराबरी नहीं मिली। बंगाली अवाम को सरकारी मुलाजमत, फौज और फैसला साजी में बराबरी नहीं मिली। ज़बान, सकाफ़त और रंगत के हवाले से तसव्वुरात ने ये इस एहसास पुख्ता किया कि वो रियासत के बराबर के शहरी नहीं। ज़बान, सकाफ़त और रंगत के हवाले से जो डिस्टिंग्विश थी या वो थी तसव्वुरात थे, ने एहसास पुख्ता किया कि वो रियासत के बराबर शहरी नहीं। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। बाई 1971 बंगालीज हेल्ड लेस देन 50% ऑफ सीनियर सिविल एंड मिलिट्री पोस्ट। बाई 1971 Bengalis held less than 15% of senior civil and military post। तो ये हो गया आपकी, मैं इसलिए आपकी जो ये पॉइंट्स हैं
आपका जो पहला पॉइंट वो आप देखेंगे सोशल एंड इकोनॉमिक काजेज, और जो नीचे पॉइंट्स है ये आपकी हेडिंग्स हैं हर पॉइंट का। जैसे 4.1 ये नेक्स्ट है जो अगले पास्ट पेपर होंगे उनमें मैं आपको बता दूंगा कि ये कौन सी हेडिंग नंबर है, और पॉइंट्स लगा के जो ये मैंने पॉइंट्स दे रहा हूँ ये आपकी हेडिंग्स हैं, ठीक है। तो अगले पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। रोल ऑफ रीजनल एंड ग्लोबल प्लेयर्स। सबसे पहला जो रोल है वो है इंडिया का। इंडिया मिलिट्री एड टू बुक्टी बैनी डायरेक्ट वार। भारत ने बुक्टी बाहिनी को असला, तरबियत और पनाह फराम की। फिर 3 दिसंबर 1971 को बराह रास्त जंग छेड़ दी। इसने बांग्लादेश को जल्द तस्लीम करके पाकिस्तान की जियोग्राफिक इंडिपेंडेंस तोड़ने में फैसला कुन किरदार अदा किया। इंडिया डिप्लॉयड ओवर 4 लाख ट्रूप्स इन द ईस्टर्न फ्रंट। इसका जो फैक्ट है वो नोट कर लें। इंडिया डिप्लॉयड ओवर 4 लाख ट्रूप्स इन द ईस्टर्न फ्रंट। नंबर 2 है वो है यूएस टिल्टेड टूवर्ड ईस्ट पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली। अमेरिका ने उस वक्त के सदर निक्सन के तहत मगरबी पाकिस्तान को सर्द जंग में अहम इत्तेहादी समझा। अमेरिका ने उस वक्त के सदर निक्सन के तहत वेस्ट पाकिस्तान को सर्द जंग में अहम इत्तेहादी समझा। इसने खुफिया तौर पर बीजिंग से राब्तों के लिए इस्लामाबाद को पुल बनाया और भारत को खुलकर तनकीद का निशाना बनाया, मगर फौजी मुदाखलत नहीं की। तो इसका जो फैक्ट नोट कर लें, जो उस वक्त के सदर थे उसने कहा, रिचर्ड निक्सन ने कहा था, याया इज ए डिसेंट मैन, मुजीब इज नॉट। याया इज अ डिसेंट मैन, मुजीब इज नॉट। नंबर 3 है वो है चाइना पॉलिटिकल सपोर्ट टू इस्लामाबाद लिमिटेड एक्शन। चीन ने पाकिस्तान को ज़बानी और सफारती हिमायत दी, लेकिन बराह रास्त फौजी मदद से गुरेज किया। सोवियत भारत दिफाई मुआहदे के बाद बीजिंग ने इत्तेहाद बरती, जिससे पाकिस्तान की तवक्कुआत पूरी ना हो सकी। इसका फैक्ट नोट कर लें। चाइना ब्लॉक्ड सम एंटी पाकिस्तान मोशन इन यूएन बट अवॉइडेड मिलिट्री एंगेजमेंट। नंबर 4 है वो है रशिया यूएसएसआर बैक्ड इंडिया वियर ट्रीटी एंड यूएन वीटो। सोवियत यूनियन ने अगस्त 1971 में भारत के साथ ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन किया, जिसने दिल्ली को स्ट्रेटेजिक एतमाद दिया। सलामती कौंसिल में 3 मरतबा वीटो करके जंग बंदी की करारदादों को रोका। यूं भारत को फौजी बर्तरी का मौका मिला। तो इसका जो फैक्ट नोट कर लें। यूएसएसआर कास्ट 3 वीटोज इन दिसंबर 1971 टू डिले सीज फायर। USSR cast 3 vetoes in December 1971 to delay ceasefire. नंबर 5 बता है ईरान मॉरल सपोर्ट टू वेस्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट। शाह ईरान ने पाकिस्तान की जियोग्राफिकल सलामियत के हक में बयानात दिए और महदूद माली इमदाद फराम की। अगरचा फौजी मदद कम थी, मगर ईरान की इखलाकी और सफारती बैक सपोर्ट ने मशरकी पाकिस्तान के लिए वक्ती हौसला पैदा किया। ईरान की इखलाकी और सफारती सपोर्ट ने वेस्ट पाकिस्तान के लिए वक्ती हौसला पैदा किया। तो फैक्ट नोट करें। ईरान सप्लाइड लिमिटेड पेट्रोलियम एंड इमरजेंसी रिलीफ फ्लाइट्स टू वेस्ट पाकिस्तान। तो इसकी शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी ने कहा था, पाकिस्तान यूनिटी इज़ वाइटल फॉर मुस्लिम वर्ल्ड सिक्योरिटी। पाकिस्तान यूनिटी इज़ वाइटल फॉर मुस्लिम वर्ल्ड सिक्योरिटी। ये किसने कहा था? ये शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी ने कहा था। नंबर 6 पे जो ग्लोबल प्लेयर है वो है यूएन, यूनाइटेड नेशंस। सीज फायर रेजोल्यूशंस, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ। अक़वाम मुत्तहिदा ने जंग बंदी और इंसानी इमदाद के लिए कई करारदादें पेश की, ताहम बड़ी ताकतों की वीटो सियासत ने फौरी अमन मुमकिन न बनाया। लेकिन बाद में यूनाइटेड नेशन की एजेंसियों ने बंगाली मुहाजिरीन और जंग मुतासरीन के लिए वसी इंसानी इमदादी कार्रवाइयाँ की।
ये तो आपके होगा रोल्स। उसके बाद लिखेंगे आप, पहले लिखेंगे पॉलिटिकल, पहले आप लिखेंगे कॉन्सिक्वेंसेज या इम्पैक्ट्स। उसको नीचे आप नीचे दो पॉइंट्स में तकसीम करेंगे, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री कॉन्सिक्वेंसेज एंड इमरजेंस ऑफ, पहला जो इम्पैक्ट हुआ वो था, ये कंसिक्वेंसेस था, वो था इमरजेंस ऑफ इंडिपेंडेंस बांग्लादेश स्टेट। मशरकी पाकिस्तान के अलहदा होने से दुनिया के नक्शे पर नया मुल्क बांग्लादेश उभरा, जो साउथ एशिया में ताकत के तवाज़ुन की बड़ी तब्दीली थी। तो इसका फैक्ट नोट कर लें, बांग्लादेश रिकग्नाइज बाई over 90 countries within 1 year of independence। नंबर 2 है वो है पाकिस्तान आर्मी सफर्ड हैवी लॉस एंड प्रिजन ऑफ वार्स। जंग के इख्तिताम पर तकरीबन 90,000 पाकिस्तानी फ़ौजी और सिविल अफसरान भारत की कैद में गए। इस बड़े सरेंडर ने फ़ौज की सलाहियत और मनसूबाबंदी पर शदीद सवालात उठाए। तो इसका फैक्ट नोट कर लें, 93,000 Pakistani soldiers and civilians taken as prisoners of war in December 1971। 93,000 Pakistani soldiers and civilians taken as prisoners of war in December 1971। Military credibility and morale severely shaken। फौज की शिकस्त ने इसके नाकाबिल शिकस्त होने का तसव्वुर ख़त्म कर दिया। पाकिस्तानी फ़ौज की शिकस्त ने इसके नाकाबिल शिकस्त होने का तसव्वुर ख़त्म कर दिया। अवामी एतमाद कम हुआ और मिलिट्री क़यादत पर एहतसाब का दबाव बढ़ा। तो इसका जो वो द कोट इसके बारे में नोट कर लें, द मिथ ऑफ मिलिट्री इनविंसिबिलिटी वाज शैटर्ड। जो नाकाबिल तस्कील था वो ख़त्म हुआ। ये किसने कहा था? ये स्टीफन कोहन ने कहा था। द मिथ ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री इनविंसिबिलिटी वाज शैटर्ड। जो नंबर 4 कंसिक्वेंस था वो था शिफ्ट टू सिविलियन रूल एंड 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। शिकस्त के बाद फौजी हुकूमत का खात्मा हुआ और जुल्फ़िकार भुट्टो की क़यादत में सियासी अमल बहाल हुआ। 1973 का आइन सामने आया। तो ये थे आपके पॉलिटिकल एंड मिलिट्री कंसिक्वेंसेस। आप देखते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल कंसिक्वेंसेस। सबसे पहला जो इकोनॉमिक था वो था लॉस ऑफ जूट एक्सपोर्ट रेवेन्यू एंड मार्केट। ईस्ट पाकिस्तान के अलहदा होने से जूट की आलमी मंडी पर पाकिस्तान की ज़ारादारी ख़त्म हो गई, जो एक्सपोर्ट में कमी आई। पाकिस्तान, इसका फैक्ट नोट कर लें, पाकिस्तान लॉस्ट अबाउट 70% ऑफ इट्स फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग फ्राम जूट बाई 1972। पाकिस्तान lost about 70% of its foreign exchange earnings from jute by 1972। अगला पॉइंट था रेफ्यूजीज क्राइसिस एंड पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट। जंग और अलहदगी के बाद लाखों अफराद ने सरहदें अबूर की। मुहाजिरीन और दीगर मुतासरीन की आबादकारी एक बड़ा इंसानी और माशी चैलेंज बन गया। मुहाजिरीन और दीगर मुतासरीन की आबादकारी यानी जो उसकी अकोमोडेशन एक बड़ा इंसानी और माशी चैलेंज बन गया। इसका फैक्ट नोट कर लें, ओवर 1 मिलियन बिहारी एंड नॉन बंगालीज रिफ्यूजीज माइग्रेटेड टू पाकिस्तान। ओवर 1 मिलियन बिहारी एंड नॉन बंगालीज रिफ्यूजीज माइग्रेटेड टू पाकिस्तान विद इन 1971 to 73। अगला था इकोनॉमिक स्लो डाउन एंड डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग। जूट के नुकसान और सनती सरगर्मियों की स्लो डाउन के बहस पाकिस्तान को शदीद माशी कहते हैं स्टैग्नेशन का सामना करना पड़ा। आलमी कर्ज़ों की रिस्ट्रक्चरिंग की गई। इसका फैक्ट नोट कर लें आप,
Pakistan GDP growth dropped from 6.8% to around 3% in 1952 to 73. Pakistan GDP growth dropped from 6.8% to around 3% in 1973 72 to 73. जो नंबर चौथा इम्पैक्ट कंसिक्वेंस आया वो था एक राइज ऑफ एथनिक कॉन्शियसनेस एंड रिमेनिंग प्रोविंसेस। ईस्ट पाकिस्तान के अलहदा होने के बाद बाकी सूबों में लिंग्विस्टिक और एथनिक शनाख्त का शऊर बढ़ा। बलोचिस्तान और सिंध में सूबाई खुद मुख्तियारी और वसाइल की मुनफरद तकसीम के मुतालबात जोर पकड़ गए। बलोचिस्तान और सिंध में सूबाई खुद मुख्तियारी और वसाइल की मुनसिफाना तकसीम के मुतालबात जोर पकड़ गए। उसकी एग्जाम्पल नोट कर लें। 1973 बलोच इंसर्जेंसी एडप्टेड डिमांडिंग ग्रेटर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। 1973 बलोच इंसर्जेंसी एडप्टेड डिमांडिंग ग्रेटर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। अभी हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान से क्या सीखा। नंबर 1 है वो है नीड फॉर स्ट्रॉन्ग फेडरलिज्म एंड इक्विटी। ईस्ट पाकिस्तान की सेपरेशन ने वाजिया किया कि कमज़ोर वफाक रियासती यकजहती जोड़ देता है। सूबों को माली और इंतज़ामी खुद मुख्तियारी, वसाइल की मुनसिफाना तकसीम और फैसला साजी में बराबर नुमाइंदगी देना लाजमी है। सूबों को माली और इंतज़ामी खुद मुख्तियारी, वसाइल की मुनसिफाना तकसीम और फैसला साजी में बराबर नुमाइंदगी देना लाजमी है। इसका जो फैक्ट है 18 अमेंडमेंट डिवॉल्व 17 मिनिस्ट्रीज टू प्रोविंसेस स्ट्रेंथनिंग प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। 18th अमेंडमेंट डिवॉल्व 17 मिनिस्ट्रीज टू प्रोविंसेस स्ट्रेंथनिंग प्रोविंशियल ऑटोनॉमीज। नंबर 2 है रिस्पेक्ट फॉर लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल राइट्स। लिंग्विस्टिक और कल्चर शनाख्त को दबाने का नतीजा 1971 में तबाहकुन साबित हुआ। आज भी पंजाबी, बलोची, सिंधी और पश्तो समेत तमाम ज़बानों की रियासती सतह पर मसावी मकाम देना ज़रूरी है। 1971 में लसानी और सकाफती शनाख्त को दबाने का नतीजा सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान हुआ। इसलिए आज भी पंजाबी, बलोची, सिंधी और पश्तो समेत तमाम ज़बानों को रियासती सतह पर मसावी मकाम देना ज़रूरी है। टाइमली डिजास्टर रिलीफ एंड फेयर रिसोर्सेज शेयरिंग। 1970 के बोला साइक्लोन की नाकाम इमदाद ने अलहदगी के जज्बात को भड़काया था। मौजूदा दौर में शफाफ वसाइल की तकसीम, तेज़ रिलीफ सिस्टम और सूबाई सतह पर डिज़ास्टर मैनेजमेंट की मजबूती बहुत ज़रूरी है। इसलिए हर प्रोविंस में डिज़ास्टर मैनेजमेंट की अथॉरिटी अलग-अलग है। नंबर 4 पे है वो पॉलिटिकल इंक्लूजन शमूलियत टू प्रिवेंट सेपरेशंस के सियासी अमल में तमाम ग्रोहों की शमूलियत रियासती स्टेबिलिटी की ज़मानत है। सियासी अमल में तमाम ग्रोहों की शमूलियत स्टेट स्टेबिलिटी के लिए ज़रूर ज़मानत है। ताकत की मरकज़गी यानी जो इंतखाबी नताइज को मुस्तरद करना या शफाफ इंतखाबात ना करवाना, उसका डिज़ास्टर जो 1971 में हमने देखा था। इंक्लूसिव पॉलिटिक्स इज द एंटीट्यूड टू सेपरेटिज्म। इंक्लूसिव पॉलिटिक्स इज द एंटीडोट टू सेपरेटिज्म। अभी हम इसके ये आपने क्या कर लिया, हमने इसके काजेज कर लिए, कंसिक्वेंसेस कर लिए, रोल्स ऑफ इंटरनेशनल, प्रोविंशियल, रीजनल एंड ग्लोबल पावर्स को भी देख लिया। अभी हम करते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन हमेशा आपकी फॉरवर्ड लुकिंग और बैलेंस होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट है 1971 स्प्लिट रूटेड इन लॉन्ग स्टैंडिंग इनइक्वालिटीज़। 1971 में पाकिस्तान का बंटवारा अचानक वाक़या नहीं हुआ, बल्कि दहाइयों पर मुहित माशी, लसानी और सियासी नाहमारियों का नतीजा था। गवर्नेंस फेलियर आउटवेड एक्सटर्नल फैक्टर्स।
भारत या ग्लोबल पावर्स की मदाखलत सानवी थी, असल वजह इंटरनल हुक्मरानी की नाकामी थी। भारत या ग्लोबल पावर्स की मदाखलत दूसरे नंबर पर थी, लेकिन असल वजह द इंटरनल हुक्म स्ट्रक्चर की नाकामी थी। उसके बाद लेसन यूनिटी थ्रू जस्टिस एंड इंक्लूसिविटी। ये वाक़या वाज़ा बयान देता है कि किसी भी मुल्क में पायदार इत्तेहाद सिर्फ सियासी इंसाफ, मसावी हकूक़ और तमाम कौमियती इकाइयों की शमूलियत से कायम रह सकता है। फॉरवर्ड पाथ डेमोक्रेटिक फेडरलिज्म एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। पाकिस्तान की मजबूती का इन्हिसार जमहूरी वफाकी निज़ाम और इकाइयों के दरमियान बाहमी एहतराम पर है। पाकिस्तान की मजबूती का इन्हिसार जमहूरी वफाकी निज़ाम और जो दूसरी इथनिसिटीज़ हैं के दरमियान बाहमी एहतराम पर है। तो ये आपका कंक्लूजन हुआ। कंक्लूजन हमेशा आपका आधे पेज पर मुश्तमिल होना चाहिए और कंक्लूजन हमेशा आपका फॉरवर्ड लुकिंग और बैलेंस होना चाहिए। अभी हम देखेंगे क्विक रैपिड फायर एमसीक्यूज। तो ये आपने क्विज लिखना है, पहले आप कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे रैपिड फायर एमसीक्यूज नंबर 1, उसका आंसर आप बताएंगे। डेट ऑफ पाकिस्तान सिलेंडर इन ढाका। सिलेंडर की डेट बताएं जिस दिन पाकिस्तान ने सिलेंडर किया था। तो आप बताएंगे टाइप करके, मान लिख के उसके जवाब देंगे। उसके बाद बताएंगे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश के बांग्लादेश का पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था। उसके बाद की नेचुरल डिजास्टर प्रोसीजिंग क्राइसिस, जो इस सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान हुआ उसके पीछे कौन सा डिजास्टर था, तो वो आप बताएंगे कौन सा था। उसके बाद सुपर पावर सपोर्टिंग इंडिया एंड यूएन, कौन सी सुपर पावर थी जो इंडिया को सपोर्ट कर रही थी सीज फायर ईस्ट पाकिस्तान में सीज फायर रोकने के लिए। और ट्रीटी सीमेंटिंग इंडो सोवियत टाइज 1971 में कौन सी टाइज हुई थी, ट्रीटी हुई थी जिसने सोवियत यूनियन और इंडिया के दरमियान रिलेशन को मजबूत किया था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी ये कविश आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो CSS की तैयारी कर रहे हैं और वो आंसर लिखना नहीं जानते। तो इस वीडियो से इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ बेहतरी हुई होगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वस्सलाम।